तो देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक बेसिकली एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और ये हर एक बच्चे को मालूम होता है, क्लास 5 में, क्लास 6 में, हर एक बच्चे के बुक में ये होता है, ठीक है। जैसे हमारा पिताजी का नाम एवं माताजी का नाम हमारे मुंह पर कंठस्थ होता है, उसी प्रकार ये जो टॉपिक है इसके बारे में भी हमें जानकारी रखना चाहिए एवं हर समय ये हमें अपने मुंह पर कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार। ये जो टॉपिक है मेरा, ये मौलिक अधिकार से है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है, ठीक है। हमारे सरकार ने इसे 12 से 35 के बीच, जो हमारा संविधान है वो संविधान में ये 12 से 35 के बीच मिलेगा। अब देखिए, मौलिक अधिकार बेसिकली क्या है? मौलिक अधिकार बेसिकली हम किस तरह का काम करेंगे, हम किस तरह का काम हमें करना चाहिए और हमें ये सरकार द्वारा या हमारे संविधान द्वारा हमें क्या क्या प्रदान किए गए हैं जिसको लेके हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भारतीय गवर्नमेंट है वो हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? 6 मौलिक अधिकार हमें दिए हैं और इन्हीं 6 मौलिक अधिकार को हम 1 बाय 1 इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये मिलेगा आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अब समानता का अधिकार हमें क्या कहता है? देखिए हमारा जो भारत है, भारत एक विशाल देश है, ठीक है। विशाल देश होने के साथ साथ, और ये क्या है, ये विशाल देश होने के साथ साथ यहाँ पर नाना जाति, नाना धर्म, नाना संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब आपसी मतभेद होना एक सामान्य सी बात है। कहीं भी अगर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग अगर कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पर आपसी भेदभाव और आपसी मतभेद होना लाजमी बात है, सामान्य सी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं झारखंड का हूँ, मैं बिहार चला गया या फिर मैं राजस्थान चला गया, तो वहाँ पर मेरा परिवेश पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। वहाँ के आदमी कहेंगे कि देखिए ये लड़का जो आया है ये मार भात खाता है, हम लोगों का कल्चर है यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाके वो चेंज हो जाएगा। तो ये वहाँ जाके क्या, हम असमानता का शिकार ना हो, हम असमानता का शिकार ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने हमें समानता का अधिकार जो हमारा संविधान से प्राप्त हुआ वो कितने अनुच्छेद में? 14 से 18 में आता है। यानी हम सब समान हैं, चाहे जाति में विभेद हो, चाहे धर्म में विभेद हो, चाहे रंग रूप में विभेद हो, खान पान में विभेद हो, फिर भी हम लोग क्या है? सब समान हैं। यानी भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं सभी क्या है? समान है, ठीक है। समानता का अधिकार यही कहता है। उसके बाद आते हैं हम 2 नंबर में, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। देखिए, स्वतंत्रता एक ऐसा चीज़ है जो हम भली भांति सभी को ही जानते हैं। जैसे एक तोता को एक पिंजरे के अंदर कैद करके रख दिया जाता है तो वो क्या? बंदी हो गया, यानी वो वहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, वो उसी पिंजरे के अंदर इर्द गिर्द घूमते हुए फिरेगा, लेकिन वह चाहते हुए भी हम उन्मुक्त गगन में उड़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जब उस पिंजरे को हम खोल देंगे और वो बाहर उड़ के चला जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्र का अधिकार क्या है? हम सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कोई भी कहीं से आ सकता है, कहीं भी भारत में हम जाके अपना उद्योग धंधे खोल सकते हैं, कुछ भी करके कमा के हम खा सकते हैं, बशर्ते वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा काम करने गया जो कानूनी रूप से सही नहीं है, मान लीजिए मैं चोरी करने गया, बैंक में डकैती करने गया, क्योंकि हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, अब हमें खाने का पैसा नहीं है तो चलो भाई बैंक डकैती कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है? ये कानून का हनन हो रहा है, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? कानून की रक्षा करते हुए हम जो काम करते हैं वो स्वतंत्रता होता है, वो भी उन्मुक्त रूप से, किसी प्रकार का बाधा नहीं होता, ओके।
अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे हमें अनुच्छेद 23 से 24 के बीच हमें प्राप्त होता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? हम लोग एक मूवी चाहे बहुत कोई देखे होंगे, मूवी का नाम है मदर इंडिया, ठीक है। अब मदर इंडिया में एक जो नायिका रहती है, वो नायिका क्या करती है, उनका पति जो रहता है, उनका पति एक लाला से कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेने के बाद क्या होता है, उनका पति किसी तरह से उनका देहांत हो जाता है। अब उनके पत्नी जो है, नायिका जो है, नायिका के 2 बेटे हैं। अब वो 2 बेटे क्या करते हैं, वो 2 बेटे को बड़ा करते हैं नायिका। अब बड़ा करने के बाद उनका जो कर्ज का ब्याज है वो अभी तक वो चुका रहे हैं, ठीक है। जब भी लाला जी से पूछने जाते हैं कि मेरा ब्याज खत्म हुआ, ब्याज खत्म हुआ, तो लाला जी कहते हैं नहीं, अभी तो मूल भी होना बाकी है, तो ब्याज कैसे खत्म होगा। तो उनको ना चाहते हुए भी लाला जी के पास क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। अब जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस बात को समझते हैं, तब वे दोनों लाला जी के ऊपर विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है शोषण, यानी आपको किसी ना किसी रूप से आपके ऊपर शोषित करके वो काम करवाना, ठीक है। छोटे बच्चे का भी शोषण होता है, जैसे किसी छोटे बच्चे को किसी दुकान में लगा देना, दुकान में उनके ना चाहते हुए दुकान में काम करवाना, ये होता है शोषण, ठीक है। तो उसके विरुद्ध क्या करना है, हमें आवाज़ उठाना है कि नहीं, हमें आप शोषित नहीं कर सकते। यही है शोषण का अधिकार। ये हम सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते, अगर दूसरे को भी शोषित होते हुए देख रहे हैं तो भी हमें करना चाहिए, ओके। अब आते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। देखिए, भारत देश में अभी का जो वातावरण है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। क्योंकि आज के दिन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक जाति के धर्म के बीच कुछ ना कुछ विभेद जरूर है। और ये विभेद क्यों है? ये विभेद नेतागण के कारण है। क्या वे क्या करते, हिंदू पर थोड़ा चारा फेंकते हैं, फिर मुस्लिम पर थोड़ा चारा फेंकते हैं, फिर सिख पर थोड़ा चारा फेंकते हैं, फिर ईसाइयों पर थोड़ा चारा फेंकते हैं, ठीक है। अब अगर हिंदू आ जाते हैं तो हिंदू पर धर्म के प्रति चारा फेंकते हैं, जैसे यादव कुल के लिए, ठीक है, दूसरा कोई जाति दूसरा कुल के लिए, और दूसरा कोई जाति दूसरा कुल के लिए। तो हम लोग क्या करते, ये जो नेतागण है ना, नेतागण अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, हर एक धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को पर जहर गोल थोड़ा करके जहर उसमें बोते रहते हैं, और वो जहर क्या होता है, धीरे धीरे एक प्रगाढ़ रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो हम लोगों को, जो हम लोग हैं, हम लोगों को एक सोचना चाहिए कि नहीं, ये जो नेतागण है हमें क्या कर रहे हैं, आपसी जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा से रहने नहीं देते। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हमें क्या अधिकार है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते बिना वायलेंस के, यानी किसी भी प्रकार का हम उस पर ऐसा कुछ ना करें जो समाज के लिए अहित हो, ठीक है। इस प्रकार का करके हम धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम सनातनी हैं तो हम क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, बिना किसी वायलेंस के हम प्रचार प्रसार करके अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? देखिए, हर एक जगह पर हर एक प्रांत में अपना धर्म होता है, अपना संस्कृति होता है, ठीक है। जैसे झारखंड में आप आइएगा तो सांथाली में बहुत सारा धर्म ऐसा होगा जो वे लोग, संस्कृति ऐसा होगा जो वे लोग मानते हैं, ठीक है। और बंगाल जाइए, बंगाल में भी कुछ संस्कृति ऐसा होगा जो वे लोग मानते हैं, हम नहीं मानते, ठीक है। तो ये जो मनुष्य अपना धर्म, हर एक प्रांत में अपना धर्म बनाता है, वो धर्म की रक्षा करने का अधिकार भी उनका है। उनको रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना, उनको लुप्त ना होने देना, इनका अधिकार भी किसके पास है? हम ही लोगों के पास। और हम लोग इसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा, जो एक मनुष्य के लिए अहम बिंदु है, ठीक है, इसका भी अधिकार हमें प्राप्त है। हम किसी भी संस्थान में हम जाके एडमिशन ले सकते हैं एवं शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, अब हम आते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार में। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है। मान लीजिए हम अचानक बीमार पड़ गए, हम एक गाड़ी में बैठा के दौड़ के लेके गए हमारे परिवार वाले, और जाके एक हॉस्पिटल में कहा, हॉस्पिटल में बोला नहीं ये काला है, हम इसको नहीं लेंगे, या ये फटा हुआ कपड़ा पहन के आया, हम इसको नहीं लेंगे। इस तरह का बात कोई भी हॉस्पिटल कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्या अधिकार प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमें संविधान द्वारा हमें उपचार का अधिकार हमें प्राप्त है। कितने में? अनुच्छेद 32 में। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 1979 में, यानी 1979 से पहले 1978 में हम लोगों के पास 7 क्या थे? मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 1979 में एक मौलिक अधिकार को उनके श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों? वो कौन सा मौलिक अधिकार था? वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। यानी उस मौलिक अधिकार में कहा गया था कि जो संपत्ति है, भारत की जो संपत्ति है, उस पर मालिकाना हक उनके रैयतों का होगा। जैसे मेरे पास कोई जमीन है, वो मेरे नाम पर है, इसका यानी पूरी मालिकाना हक मेरा हो गया, इस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो इसको सरकार ने क्यों चेंज किया? देखिए, इसको सरकार ने इसलिए चेंज किया क्योंकि कोई भी आपातकाल की स्थिति में, या फिर ऐसा समय आ जाए, मान लीजिए किसी दूसरे देश से मेरा युद्ध छिड़ गया और आपका ज़मीन का ज़रूरत भारत सरकार को बहुत है, उस जगह पर क्या तोप वगैरह रख के दूसरे देशों पर युद्ध किया जाना है, तब आप नहीं कह सकते कि वो ज़मीन मेरा है, मैं इसका मालिकाना हक मेरा है, मैं रैयत हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो उस पर भारत सरकार का हक हो जाएगा उस समय के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हटाकर क्या किया गया? इसको हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी हमें ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि हम जमीन को एक कर चुका के हम जमीन का मालिकाना हक मेरे पास रख सकते हैं। जब आपातकाल की स्थिति होगा तो भारत सरकार कभी भी मुझसे ये ले सकता है और फिर वापस मुझे दे देगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, इसके बारे में और अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।